नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ओपिनियन बिहार इंडिया पे। और हम आज बात करेंगे इस वीडियो में भारत के जो सबसे बड़े राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके चुनावी नतीजों के बारे में। आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। कुछ विशेष बातों के बारे में बताना चाहूँगा, खास करके बीजेपी के जो अलायंस है उसने सीटें जीती यहाँ पे 277, और समाजवादी पार्टी के अलायंस ने 155 सीटें जीती। तो बहुमत का आंकड़ा जो था वो बीजेपी ने बहुत आसानी के साथ पार कर लिया। समाजवादी पार्टी को सीटों का फायदा तो हुआ, बट लेकिन वो सरकार बनाने में इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए। मेरे साथ इन मुद्दों पे बात करने के लिए हैं ग्राउंड रिपोर्टर शुभम कृष्णा जी। तो उनसे मैं इस बारे में जानना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के हारने के क्या कारण थे। शुभम जी। बहुत धन्यवाद सचिन जी और इस सार्थक चर्चा के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी हारने के लिए अगर देखा जाए तो लग नहीं रहा था कि हार जाएगी। जी। क्योंकि सभी लोगों को लग रहा था कि बहुत कड़ी लड़ाई है, टक्कर की लड़ाई है और हो ना हो अखिलेश यादव बाजी मार जाए। जिस तरीके से माहौल बना हुआ था, क्योंकि हम देख सकते हैं कुछ मुद्दों पे कोविड काल के दौरान देख सकते हैं लाशें बह रही थी, तमाम न्यूज़ चैनलों पे छाए हुए थे कि योगी सरकार नाकाम है, ये है वो है। लेकिन वही कहीं ना कहीं योगी जी उन सब वो चीज़ पर ध्यान न देकर, जो उनके कंट्रोल में नहीं है वो चीज़ों पर ध्यान न देकर, जो उनके कंट्रोल में है जैसे राशन देना या गरीबों तक या दलितों तक या फिर जो भी असहाय लोग हैं या फिर जो भी ऐसे लोग हैं, वंचित लोग हैं, जहाँ तक मदद पहुँचानी चाहिए वहाँ तक उन्होंने राशन की व्यवस्था करवाई, मास्क की व्यवस्था करवाई, या फिर जो भी सरकार केंद्र सरकार भी बहुत सारी योजनाएं लाई थी उस दौरान की फ्री राशन ये वो जो भी था। केंद्र योगी सरकार उस पे काम करना बेहतर समझी। ठीक है, एक तो भारत सरकार हमारा उतना सक्षम नहीं है कि अस्पताल व्यवस्था सक्षम होते हुए भी नहीं कर पा रही, जो भी हो उसमें भी यूपी और बिहार जैसे राज्य में अगर देखा जाए तो हम लोगों का अस्पताल व्यवस्था उतना सही नहीं रहता है। क्योंकि मुख्यमंत्री साहब को, बिहार के मुख्यमंत्री साहब को इलाज करवाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, तो सोच सकते हैं कि बिहार का वो खुद मुख्यमंत्री, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। और जिस खास करके जो किसानों का मुद्दा था वेस्टर्न यूपी में, जैसे इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया था विपक्ष के द्वारा कि वो एक चुनावी मुद्दा बनेगा और उससे फर्क पड़ेगा, वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से कट जाएगा। उसके बारे में आप क्या लगता है कि ये किसान आंदोलन ज़्यादा प्रभावित कर पाया इन सारी चीज़ों के नहीं, लिए? बिल्कुल, आप देख सकते हैं अगर प्रभावित कर पाता तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी आज मुख्यमंत्री होते। तो कहीं ना कहीं पंजाब में भले बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ इस चीज़ को लेकर, लेकिन यूपी में ना, मतलब एकदम नहीं, क्योंकि जो अजय मिश्रा जी जो हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे और उन पे तमाम आरोप लगाए गए, कई सारी घटनाएं, छिटपुट घटनाएं भी हुई। उसके बावजूद भी वहाँ जो उनका एरिया है लखीमपुर, टोटल सीट बीजेपी को मिल जाना बहुत मायने रखता है। लोग सर आंखों पे बिठाकर बीजेपी को बहुमत दी है। बहुत सारे पत्रकार भी, कुछ लोग निगेटिव न्यूज, न्यूट्रल ना होके निगेटिव, क्योंकि जनता अगर पॉजिटिव भी बोल रही हो तो उनसे ऐसा मतलब उगलवाना कि नहीं बीजेपी के प्रति तुम निगेटिव बोलो ही। हम लोग तो खैर निष्पक्ष तरीके से जो है भैया सामने में बोल रहे हैं अखिलेश यादव को, लेकिन इससे बेहतर मौका मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अखिलेश यादव को इससे बेहतर मौका दोबारा कभी नहीं मिलने जा रहा है। क्योंकि कोरोना, लखीमपुर वाली घटना हो गई, और आपको किसान आंदोलन वाली घटना हो गई, आपको यहाँ हाथरस वाली घटना, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, वो सब पे मतलब एकदम नगण्य दिखे अखिलेश यादव। और छोटी छोटी जो पार्टियां थीं, जैसे आज़ाद समाज पार्टी हो गई, असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी हो गई, और आपकी और भी बहुत सारी पार्टियां थीं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था यूपी में, कहीं ना कहीं उनका वोट परसेंट भी कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर नहीं पाया। बहुत कम परसेंटेज पे सिमट के रह गई हैं। लोग ये कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी जी वोट परसेंटेज काटेंगे, और उनका परसेंटेज आप देखिए 0.49% है, जिससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। अगर वो परसेंट भी समाजवादी पार्टी को मिल जाए तब भी कुछ भी ज़्यादा सीटें नहीं बढ़ जाएंगी। तो एक चीज़ ये है कि आप जो बहुजन समाज पार्टी है, यानी कि बहन मायावती जी का जो रोल है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सो देखिए, मैं आपको बता दूं, आपने जिक्र किया ओवैसी साहब का। ओवैसी साहब का ये है ना कि बिहार में भले वो अफेक्ट करते या फिर जो यूपी में अगर कुछ लोग कहें कि अगर ओवैसी साहब या अखिलेश यादव के साथ होते तो वो जीत जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वोट परसेंटेज का जो है ये रखता है ना 0.5 है ना, 0.5 के आसपास, तो उससे कुछ न सरकार बनने बिगड़ने नहीं जा रही थी। हाँ, आपने बात किया मायावती जी का, तो मायावती जी का ये चक्कर है ना कि भले ओवैसी साहब का जो काम था इस बार वो मायावती जी ने किया, क्योंकि वोट काटने का काम मायावती जी ने किया। क्योंकि यादव मुसलमान कैंडिडेट वो उतार रहे थे, और मायावती जी ने 112 लगभग 110-12 सीट यादव मुसलमानों को देना, जो कि पहले उनका दलित ब्राह्मण ये सब जो कॉम्बिनेशन बहुत इस बार चेंज रहा। मायावती जी ने यादव मुसलमान कैंडिडेट उतारे, और उसके बाद जो है ऐसे बहुत सारे सीट देखे जा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जिस कास्ट को अपना कैंडिडेट बनाया,
मायावती जी ने भी उसी कास्ट को अपना सेम कास्ट को कैंडिडेट बनाया और फायदा किसको हो गई? बीजेपी को। बीजेपी यहाँ से जो है ना बाजी मार ली। तो ये सब चीज है कि बीजेपी के जीतने के मुख्य फैक्टर है। और मायावती को ध्यान देना चाहिए थे अपने संगठन पे, तो उन्होंने अखिलेश यादव को टारगेट करके बहुत सारे काम किए, तो न खुद जीती और न अखिलेश यादव को जीतने दिए। शुभम जी, इस इलेक्शन में मैं एक चीज और देख पा रहा था कि जो लोग जातिगत राजनीति की बात कर रहे थे उन बेड़ियों को कहीं ना कहीं तोड़ दिया है इस बार के इलेक्शन ने। एक चीज मैं ये ये जैसे दलित का वोट था, पिछड़ों का जो वोट था, पूरा बीजेपी को बहुत ज्यादा वोट मिला है। इतना आप देख सकते हैं कि बीएसपी का जो वोट शेयर परसेंटेज डाउन हुआ वो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका फायदा हुआ। और पिछड़ों ने भी, पिछड़ी चाहे वो मौर्य हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई भी हो, पटेल हो, या जो भी पिछड़ी जातियों के वोट रहे हैं, उन्होंने कास्ट से हट के वोटिंग की है और बीजेपी को एक प्रचंड बहुमत दिया है। सोम जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहला, अखिलेश यादव जो है ओबीसी में सिर्फ यादव जाति को छोड़कर अन्य ओबीसी कास्ट को अपने पक्ष में नहीं ला पाए, अपने पक्ष में लाने में असफल रहे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी जो है कास्ट वास्ट को नहीं देख रही थी, वो जो है बीजेपी धर्म को लेकर चल रही थी। दो मुद्दा, बीजेपी धर्म और हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ी, और इससे क्या हो गया कि अखिलेश यादव जो जातिगत ढांचा तैयार कर रहे थे वो असफल हो गया। जहां एक तरफ बीजेपी और योगी आदित्यनाथ, मोदी जी, जो भी लोग हैं, हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े और लोगों तक ये पहुंचाने में सफल रहे कि भैया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी उन्होंने उद्घाटन किया, और मथुरा की बारी है, लगातार नारे भी लगते रहते हैं वहाँ पे। तो ये सब कहीं ना कहीं मतलब देश राष्ट्र हित में बात भी करते हैं, काम भी करते हैं बीजेपी वाले, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये चीज़ जो है जरूर गया है। तीसरी बात मैं ये कह रहा था कि मायावती की जो पार्टी है बसपा, वो माना जाता था दलितों की पार्टी, और जो कि इस बार दलितों का वोट जो है मुझे नहीं लगता है कि मायावती अपने पास रख पाई, क्योंकि वो वोट जो है कहीं ना कहीं बीजेपी अपने तरफ ट्रांसफर कर लिए हैं। शुभम जी, मायावती जी का जो वोट परसेंटेज था वो लास्ट इलेक्शन में 17% के अप्रोक्सीमेटली थे, और इस बार वो कहीं ना कहीं 12 या 12.5% के नीचे तक आ गया है। तो वहाँ पे जो डाउनफॉल हुआ है उस वोट को आप कहाँ देखते हैं? कहाँ वो बीजेपी को मिला या फिर उससे फ़ायदा किसी और पार्टी को हुआ? नहीं, बिल्कुल किसी और पार्टी को बिल्कुल नहीं हुआ, हरगिज नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया ना, बीजेपी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, जैसे इंदिरा आवास या फिर घर बनवाए गए गरीबों के घर राशन पहुंचाए गए, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड लेवल पर जाकर ऐसे ऐसे गरीबों से मिला ना, वो कह रहे हैं कि इतना अच्छा जो घर आप देख रहे हैं जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ, ये योगी जी ने बनवाया है। मुझे भी दिल से तसल्ली हुई, खुशी हुई कि भैया कहीं ना कहीं सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो उसे, हाँ, गरीबों को घर दे रही, रहने के लिए जगह दे रही, तो कहीं ना कहीं खुशी की बात है। तो ये चीज़ देख कर ना उन लोगों को भी लगा, दलितों को भी लगा कि भैया जात पात में कुछ नहीं रखा हुआ है, और वो लोग भी हिंदुत्व की बात करते हैं। देखने वाली बात है कि दलित समाज जिन्हें बार बार कभी ना कभी हिंदुत्व से काटा जाता है या फिर कभी बयानबाजी होते रहते हैं, लेकिन इस चुनाव में दलितों ने भी सभी दांव पेच को खत्म करके बीजेपी को अपना वोट दिया। और जहां चंद्रशेखर आज़ाद जी ख्वाब देख रहे थे, और उनके गठबंधन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने कोशिश की थी कि अखिलेश यादव जी से अपना गठबंधन करें, और बात भी हुई थी उस बारे में, लेकिन वो गठबंधन हो नहीं पाया था। और उन्होंने जो आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया, उन्होंने गोरखपुर से चुनाव भी लड़ा और बहुत कम वोटों पे जाके सिमट गए। जीत का अंतर जो है वहाँ पे 1,02,000 वोटों का है। योगी जी इतने बड़े अंतर से वहाँ से जीते हैं, और वहाँ से उन्होंने स्पष्ट ये दिखा दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद के जो हकदार हैं, वो एक स्पष्ट रूप से उन्होंने अपना प्रचंड बहुमत लेके आए हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि ग्राउंड लेवल पे जो मुद्दे थे वो खास करके एक राष्ट्रवाद का मुद्दा हो गया, राशन का मुद्दा हो गया, और आवास का, जो आपने बताया कि आप जब रिपोर्टिंग कर रहे थे आपने बहुत सारे केसेस से बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा जिन्हें आवास मिला था, तो वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट था। और स्वच्छता का एक मुद्दा था कि बीजेपी वाले झाड़ू लेके जा रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे, तो लोग उनकी हंसी बना रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को वो टच कर गया वो मुद्दा, और जो वोटर थे वो उनके पक्ष में कहीं ना कहीं एक तरीके से सही पॉजिटिव अप्रोच के साथ आए, और बीजेपी एक अपना प्रचंड बहुमत लेके आई। शुभम जी, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उसके बारे में आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। अब जो बीजेपी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने में कामयाब हो गई है, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? उसकी जिम्मेदारियाँ जो बढ़ेंगी उनको आप कैसे देखते हैं? उसके बारे में आप बताइए। देखिए, पहली बात तो आपने चंद्रशेखर जी का जिक्र किया, तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर की अगर गठबंधन
अखिलेश यादव से होती तो कहीं ना कहीं दलितों का वोट उनके तरफ जाता, और इससे अखिलेश का साफ देखा जा सकता है। कुछ परसेंटेज, भले मैं ये नहीं कह सकता कि सरकार बना सकते थे, कुछ वोट दलितों के जो है वो जा सकते थे उनके पक्ष में, लेकिन वो नहीं गए। दूसरी बात, आपने कहा ग्राउंड लेवल पे मुद्दे जो कि मैंने बताया, उसके अलावा एक और मुद्दा मैं जोड़ना चाहूंगा, वो है लोकल गुंडों से छुटकारा। कानून व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैंने गोरखपुर समेत कई जिलों में भ्रमण किया था, तो वहाँ पे ये चीज़ देखने को जरूर मिला कि लोग कह रहे थे कि भैया योगी जी से मेरा कोई ये नहीं है कि रिश्ता है या फिर ये है। उन्होंने एक चीज़ जरूर किया है कि अगर कोई दुकान वाले हैं तो उन्हें, ठेले वाले हैं तो कोई उनका ठेला और दुकान जो है आके तोड़ फोड़ नहीं करता। पहले जो है रंगदारी और गुंडाई लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा, माफिया राज बहुत ज़्यादा था, और इसी को लेकर योगी जी को बुलडोजर वाले बाबा के नाम से भी जाना, बहुत फेमस हो गया ये, और ये वर्ड भी बुलडोजर वाले बाबा बहुत फेमस हो गया। तो योगी जी ये काम किया। नेक्स्ट आपने पूछा कि अब जो कार्यकाल है उनका, उस पर उनको क्या करना है। पिछले कार्यकाल में स्टार्टिंग से एंटी रोमियो क्या क्या, वो जो हिंदुत्व तरीके ये सब जो भी था वो किए, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि हिंदुत्व और विकास की बात तो वो लेकर, जिस एजेंडे को लेकर वो आए थे, जीते हैं बिल्कुल, जो उनका एजेंडा रहा है, जिन बातों को वो जनता तक रख के सत्ता में फिर से आ पाए। लेकिन सोचने वाली बात होगी कि कहीं ना कहीं पिछले बार से सीटें कम है, तो ये चीज़ थोड़ा सा उन्हें सोचना चाहिए कि इतना सारा जो शोर शराबा हुआ, घटना, विपक्ष विपक्ष, ठीक है सरकार में आप आ गए, ये आपका मकसद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार में आना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि काम करना, जनता के लिए कुछ अच्छा करना आपका मकसद होना चाहिए। हाँ, तो काम आपको इस मुद्दे पे करना चाहिए कि किसान जो है वो, ठीक है केंद्र सरकार तो अपने हिसाब से करती है कि कानून लाई, अगर अच्छा नहीं लगा वापस हो गया, बहुत विरोध के बाद हुआ, जो कि इतना समय लंबित नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, राज्य सरकार अपने स्तर पे जो योजना किसानों को दे सकती है वो बिल्कुल देना चाहिए। हाँ, मैं ये आवास योजना की बात रही, तो सभी गरीबों, सभी दलितों, सभी वंचितों को आवास नहीं मिला है, बहुत सारे लोग सड़क पे भी रहते हैं, उन्हें भी आवास आवंटित किया जाना चाहिए। वृद्धा पेंशन योजना या फिर अन्य योजना जो है वो आम लोगों तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाई है, वो पहुंचना चाहिए। गड्ढा मुक्त सड़क की बात जो है सरकार लगातार कह रहे थे कि हाँ, लेकिन मैंने देखा है कि पूर्ण तरीके से गड्ढा मुक्त सड़क नहीं हुए हैं, जो कि इस पे भी काम करने की जरूरत है, और लॉ एंड ऑर्डर में तो योगी जी खुद कर ही रहे हैं। और एक चीज ये थी कि मिथ था कि जो नोएडा जाएगा वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, और योगी जी इस बार नोएडा भी गए और मुख्यमंत्री भी बने, और 37 साल से जो रिकॉर्ड था कि कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, तो योगी जी ने इसको रिकॉर्ड को भी इस बार तोड़ दिया है, और वो दोबारा मुख्यमंत्री बने, और साथ ही साथ इतना प्रचंड बहुमत लेके आए हैं, सीटें इतनी ज़्यादा हैं उनके पास कि वो आराम से बहुत अच्छी तरीके से अपने स्टेट के लिए काम कर सकते हैं। तो देखना ये होगा कि अपनी जिम्मेदारियों को किस तरीके से निभा पाते हैं वो उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता को कितना अच्छे तरीके से खुशहाल वो कर पाते हैं। जो स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, जो राशन के मुद्दे हैं, जो सड़क के मुद्दे हैं, सड़कें और कितना ज़्यादा अच्छी हो पाती हैं उत्तर प्रदेश की, और शिक्षा को कितना अच्छा कर पाते हैं। शुभम जी, मैं आपको एक बार इस चीज़ पे और लेके जाना चाहूँगा कि जो माफिया राज था उससे कहीं ना कहीं जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी। आपने ग्राउंड लेवल पे काम किया है तो आपको पता होगा कि माफिया गिरी से कितना लोग परेशान, आम जनता परेशान होती थी, जो छोटे छोटे धंधे करते थे लोग, उनको दिक्कत थी। तो उस चीज़ पे आप एक बार बताइए कि क्या परेशानियां थी उससे लोगों को। नहीं, मैंने बताया अभी कि मैं वहाँ पे गया तो जब दुकानदारों से मैंने वार्ता किया तो वो कह रहे हैं कि योगी जी के तमाम योजना नहीं चाहिए, हमें रोजगार नहीं चाहिए कुछ, लेकिन जो हम छोटा मोटा अगर दुकान लगाकर 2 रोटी सुकून से खाना चाहते हैं, वो अखिलेश यादव के सरकार में जो उनके गुंडे थे वो नहीं करने दे रहे थे, और वो काम जो है हमें योगी जी करने के लिए अब पूरी तरीके से छूट है। और जब भी होता है हम उनके जनता दरबार में जाते हैं और कार्रवाई होती है, और कोई भी, या फिर आराम से अगर हम चैन से 2 रोटी खा ले, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं चाहिए आलीशान मकान या फिर जो भी हो, वो तो खैर सरकार और उनके बीच का मामला है, लेकिन उनका ये कहना था कि हमें जो है शांतिपूर्ण तरीके से दुकान चलाने के लिए छोड़ दिया गया, विवश तो नहीं किया जा रहा है दुकान बंद करने पे, रंगदारी के लिए। पिछले सरकार में लोग आ जा रहे थे रंगदारी के लिए, 50 रुपया, 100, 200, 1000, 5000 ऐसे मनमानी तरीके से, जिस प्रकार का दुकान था उस लेवल से ये लोग रंगदारी मांगते थे। हाँ, सरकार इस पे कुछ काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन योगी जी आए और इस चीज़ पे खासकर बहुत अच्छे तरीके से काम किया, क्योंकि उनको पता है कि जनता किस चीज़ से त्रस्त है। ये चीज़ जो योगी जी को पता है, उनके सरकार को पता है, उनके कार्यकर्ताओं को पता है। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका जो है संगठन बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, और संगठन जो है उनका इस प्रकार मजबूत है, क्योंकि अगर कोई ग्राउंड लेवल का समस्या होता है तो योगी जी डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं द्वारा वहाँ पे उस बात को पहुँचाई जाती है और उस पर काम होता है, उस लेवल पे योजना बनाए जाते हैं।
तो देश के सबसे बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल कर ली है और यहाँ से देश की राजनीति में एक नया बदलाव आएगा। देश की पूरी जो जातिगत राजनीति है उसको पलट के रख दिया है और यहाँ से केंद्र सरकार का जो चुनाव होगा 2024 में उसका रास्ता कहीं ना कहीं बहुत आसान कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओपिनियन बिहार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।